चैप्टर सेकंड। अब इसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। डिवाइन किंग्स तक जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करते हैं अ चेंजिंग कंट्री साइड। तो इसमें कई सारे परसेप्शंस हैं किंग्स को लेकर। भाई हमें एक राजा के बारे में जो भी चीज़ें पता पड़ रही हैं वो कैसी होगी। अगर वो खुद अपने बारे में बता रहा है तो अच्छी चीज़ें बताएगा, तो उसके अलावा जो एग्जैक्ट जो सही चीज़ें होंगी वो कौन बताएगा, जो जिन पर बीती है। तो लोगों के थ्रू राजा के बारे में जो पता पड़ रहा था, जो भी परसेप्शंस थे वो हम देखते हैं। हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हर एक आंसर नहीं मिल सकता है कि राजा कैसा था, सही था, गलत था। तो ऑर्डिनरी पीपल जो थे उनके बहुत ही कम इस तरीके के अकाउंट बचे हुए थे अपनी थॉट्स और अपनी एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो हमें बता पाएँ कि चीज़ें वहाँ पर एग्जैक्टली कैसी थी। तो जो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल थे, जो सब्जेक्ट्स थे, वो अपने रूलर्स के बारे में क्या सोचते हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसी के बेस पर हम बता सकते हैं कि जो राजा था वो एग्जैक्टली कैसा था। तो हिस्टोरियंस ने जितनी भी स्टोरीज़ थी, जो भी एंथोलॉजीज़ थी, जैसे जताकास, पंचतंत्रास, उनको एग्जामिन किया और वहाँ पर इस तरीके का जो भी अकाउंट था राजा के बारे में वो कंडक्ट किया आगे के लिए। तो बहुत सारे ओरल टेल्स थे, कुछ रिटर्न भी थी। जैसे जताकास की अगर हम बात करें तो पाली में उनको लिखा गया था। एक स्टोरी है गंडा टिंडू जताका, इसमें एक बहुत ही बुरे किंग के बारे में बताया है कि किस तरीके से विमेन, मैन, छोटे बच्चों को, जानवरों को, कल्टीवेटर्स को किस तरीके से ट्रीट किया गया था। तो पहले लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो सिर्फ ऑरेट करते थे, ऑरली चीज़ें चलती थी। फिर लोगों ने उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखना शुरू किया और उन्हीं के एग्जामिन जो रिकॉर्ड्स थे उसने हम बता पाए कि क्या एक परसेप्शन था राजा के लिए। अब वहाँ का प्रोडक्शन कैसा था, क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी रही होंगी। तो उन्होंने प्लो एग्रीकल्चर पे अपने आप को शिफ्ट कर दिया था। आयरन आ गया था तो प्लॉशेयर जो था वो आयरन टिप्ड था, ताकि जो भी आपकी अलुवियल सॉइल है उसको रेनफॉल एरियाज़ में वो टर्न कर सके। टिल्ट करेंगे तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी। इसके बाद जो प्रोडक्शन था पैडी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन उन्होंने शुरू किया था। ट्रांसप्लांटेशन में बीज को छील कर ज़मीन में डाला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है वो ऑलरेडी बढ़ जाती है, ठीक है। ग्रोइंग जो होती है वो बढ़ जाती है और इससे यील्ड जो रहती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इरिगेशन करते थे वेल्स और टैंक्स और केनाल्स के थ्रू, और ये जो भी वेल्स या केनाल्स रहते थे ये कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं, कम्युनिटीज़ के थ्रू भी उस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता था। अब जो वहाँ की सोसाइटी थी, रूरल सोसाइटी, उसमें भी डिफरेंस था, किसके पास कितनी ज़मीन है उसके बेस पर। तो जो भी ये डिफ्रेंसिएशन था लोगों के बीच में, ये एग्रीकल्चर के थ्रू ही आगे बढ़ा। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो भी स्टोरीज़ बताई गई हैं कि जो भी एग्रीकल्चर लेबरल्स थे जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, या छोटे छोटे किसान हो गए, या बड़े बड़े ज़मीनों को होल्ड करने वाले ज़मींदार हो गए, वहाँ एक टर्म यूज़ की गई थी गहपति, जो पाली टेक्स्ट से हमें पता पड़ी है, जो कि किसके बारे में बताता है, ये आपको बताता है लार्ज लैंड होल्डर्स के बारे में। तो पावरफुल फिगर्स होते थे ये, जो कि आपके कल्टीवेटर्स को कंट्रोल करते थे। विलेज हेडमैन भी इनको बोलते हैं। तो तमिल लिटरेचर के अकॉर्डिंग और संगम टेक्स्ट जो है उसमें अलग अलग कैटेगरीज बताई हुई हैं। जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे उनको वेलालर कहा जाता था, प्लोमैन को उजावर कहा जाता था, स्लेव्स को आदमी कहा जाता था। तो लैंड पर जिसका जैसा एक्सेस है वहाँ पर उसी के बेस पर लोगों को वहाँ पर डिवाइड किया हुआ था। अब हम बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति एक बहुत ही अच्छा एक लीगल टेक्स्ट है, एक बेस्ट नोन हमारे पास एक अगर एविडेंस की बात करें, संस्कृत में लिखा गया है, 2nd सेंचुरी में इसको कंपाइल किया गया था। अब हम बात करते हैं लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स की। तो लैंड ग्रांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किया गया है, कुछ स्टोन पर, कुछ कॉपर प्लेट्स पर, और जो रिकॉर्ड्स बच गए उनके में ये लिखा गया जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, जो भी ब्राह्मण्स थे, उनको दिए गए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, और 7th सेंचुरी के आगे ही उनको लिखा गया है। तो सारे इंस्क्रिप्शन संस्कृत में, और कुछ लोकल लैंग्वेजेस जो तमिल, तेलुगु जो है उनमें लिखा गया है। तो इंस्क्रिप्शन हमें उस रूरल पॉपुलेशन का एक आइडिया दे देते हैं जिसमें ब्राह्मण्स, पेजेंट्स, जो भी आपके एक राजा या उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बारे में भी बताते हैं। एक लैंड का जो भी एक रीजनल वेरिएशन था उसके बारे में बताते हैं, किसने लैंड को डोनेट किया उसके बारे में बताते हैं, किसके पास छोटा लैंड है उसके बारे में बताते हैं, किसी के पास बड़ी लैंड है उसके बारे में भी बताते हैं। तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग लैंड ग्रांट्स जो था एक बहुत ही अच्छा एक स्ट्रैटेजी होती थी
राजा के लिए, ताकि वो अपने एरिया को बढ़ा पाए, अपने एग्रीकल्चर एरिया को बढ़ा पाए। जैसे दूसरे लोग तो ये भी कहते थे कि जब राजा को ऐसा लगने लगता था कि उसका जो एक विश्वास है वो अपने लोगों में कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, तो वो ज़मीनों को डोनेट कर देता था। ठीक है, इसी के साथ वहाँ पर इस तरीके का रिलेशनशिप भी था कि लैंड ग्रांट्स के थ्रू वो अपने जो भी कल्टीवेटर्स या स्टेट होते थे उनके बीच का एक रिलेशनशिप भी हमें समझ में आता है कि राजा अगर ज़्यादा डोनेट कर रहा है तो उनका रिलेशनशिप अच्छा है, कम है तो थोड़ा सा कम वो विश्वास उसका लोगों में बना हुआ है। ग्राम कुटुम्बियंस का मतलब होता है जो लोग गांव में रहते हैं, हाउस होल्डर्स, पेजेंट्स जो विलेज में रहते हैं। अग्रहार का मतलब होता है लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मण, जो कि आपके किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई एक राजा है, राजा किसी पर टैक्स लगाता है, टैक्स लगाता है तो वो पर्सन उसको डायरेक्टली टैक्स नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो राजा क्या करता है, एक लैंड डोनेट कर देता है ब्राह्मण्स को। अब उस ब्राह्मण्स जो वो जो लैंड होती है उस पर कुछ इस तरीके के रिलीजियस पर्पस कंडक्ट करवाते हैं और उसी से लोग उसमें आकर कुछ भी चैरिटी डोनेशन करते जाते हैं और इनडायरेक्टली वहाँ से जो चैरिटी डोनेशन आ रहा है वो राजा के पास चला जाता है। अब हम बात करते हैं टाउन्स एंड ट्रेड्स की। तो नए नए सिटीज़ वहाँ इमर्ज होने लगे थे, अर्बन सेंटर्स वहाँ पर आने लगे थे सब कॉन्टिनेंट में। वो बहुत सारे थे, उनमें महाजन पदास की कैपिटल्स ही होती थी, तो उनके लोकेशंस के बेस पर उनको सेट किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र रिवराइन रूट्स पर था, पुहार जो था वो आपके सी रूट्स पर था, तो कोस्ट के वहाँ पर था। उज्जैनी लैंड रूट्स के लिए बहुत अच्छा था। मथुरा जो था एक बसलिंग सेंटर था कमर्शियल, पॉलिटिकल या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। अर्बन पॉपुलेशन के बारे में या एलिट्स या क्राफ्ट पर्सन के बारे में हमें कैसे पता पड़ा, तो जो भी अर्बन पॉपुलेशन होगी वो तो राजा के पास रहेगी, फोर्टिफाइड सिटीज़ में ही रहेगी। तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हमें उन जगहों से मिले हैं जहाँ किंग या उससे रिलेटेड पैसे वाले लोग रहते थे। उसमें क्या हो सकता है, शॉर्ट वोट इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें पता पड़ रहा है, किसी डोनर का नेम हो गया, उसकी ऑक्यूपेशन हो गई, या वो जो लोग वहाँ पर रहते थे उनके बारे में भी लिखा है। तो गिल्ड्स, श्रेणीज़ के बारे में भी हमें पता पड़ा है, मतलब जो लोग एक ही ऑक्यूपेशन के बहुत सारे लोग एक साथ काम करते थे, क्राफ्ट पर्सन हो सकते हैं, क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, मर्चेंट्स हो सकते हैं, उनके बारे में जो मेंशन किया गया वो गिल्ड्स और श्रेणीज़ में किया है। तो ये जो गिल्ड्स हैं ये अलग अलग रॉ मटेरियल्स के थ्रू जो भी आपका प्रोडक्शन है किस तरीके का है, फिनिश प्रोडक्ट कैसा है, उन सब के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं कि जो भी आपका सब कॉन्टिनेंट का जो एक ट्रेड था वो किस तरीके से चल रहा था। तो सब कॉन्टिनेंट में अगर ट्रेड की बात करें तो जो भी आपके मर्चेंट्स होते थे वो जब आपका ट्रेडिंग करते थे लॉन्ग रूट्स पर, तो उनको लुटेरे लूट लेते थे, या वो बहुत लंबा लूट होता था तो वो लोग बीमार भी हो जाते थे, कोई कोई मर भी जाते थे। तो इसमें राजा ने क्या करना शुरू किया, उस रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और बदले में उनसे टैक्स लेते थे। तो जो भी आपके पैडलर्स, मर्चेंट्स, सी फेरर्स होते थे वो उस रूट्स पे जाते थे, और वो मर्चेंट्स इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए क्योंकि उनका काम आराम से होता है कि उनको सिर्फ टैक्स पे करना है और सारा काम उनका होता जाएगा। जैसे मसातुवन, सेथी, सत्तावाहास, ये बहुत ज़्यादा इनॉर्मस रिच वहाँ पर हो गए थे और बहुत एक वाइड रेंज जो थी गुड्स की वो एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी करते थे। तो एक ग्रीक सेलर के बारे में भी लिखा हुआ है, पेरिप्लस ऑफ एराइथ्रियन सी, जिससे हमें पता पड़ता है कि इस तरीके का ट्रेडिंग वहाँ चलता था। पेरिप्लस जो होता है इसका मतलब होता है सेलिंग अराउंड, और एराइथियन जो है वो रेड सी का ग्रीक नेम है। अब ट्रेडिंग हो रही है तो कॉइन्स के थ्रू होती होगी, तो कॉइन्स और किंग्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो एक्सचेंजेस जो होते थे वो कॉइन के बाद बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो गए थे। पंच मार्क कॉइन्स जो थे वो सबसे पहले मिंट होने वाले कॉइन्स हैं जो सिल्वर और कॉपर से बनाए जाते थे। इसके बाद जो भी सबसे पहले जो किंग्स होते थे वो आपके मर्चेंट्स, जो भी आपके बैंकर्स, टाउन्स पीपल, सब वो लोग उसको इशू करते थे। तो सबसे पहले जो कॉइन्स थे जिन पर नेम या इमेज बनी हुई थी रूलर की, वो इंडो ग्रीक्स ने इशू किया था। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आपके आए थे। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स जो थे वो आपके फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स जो थे वो आपके कुशानाज ने किए थे। गोल्ड कॉइन्स में भी आपका इस तरीके का ट्रांजैक्शन होता था और उसी से हमें पता पड़ा है कि हाँ भाई ये लोग जो लॉन्ग ट्रेड रूट्स थे वो करते थे। तो आपको जो रोमन कॉइन्स की होर्ड्स मिली है साउथ इंडिया में, मतलब वहाँ का ट्रेड ये लोग फैसिलिटेट करते थे। अगर हम कॉइन्स की बात करें कुछ ट्राइबल
पीपल जो थे वो भी करते थे, जैसे योद्धास जो हैं, एक ट्राइब्यूबल यूनिट है पंजाब हरियाणा की, इन्होंने भी कॉइन्स को इशू किया था। गुप्ता रूलर्स जो हैं वो गोल्ड कॉइन्स, एकदम प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो थे वो इन्होंने इशू किए थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो गोल्ड कॉइन था ये टेपर ऑफ होने लग गया, मतलब इसका यूज़ जो था वो कम होने लग गया, तो हमें समझ में आ गया कि ये जो डिस्टेंस ट्रेड है ये डिक्लाइन होता जा रहा है, और ये नए नए जो नेटवर्क्स हो सकते हैं ट्रेड के वो वहाँ पर इमर्ज होते जा रहे हैं, इसी वजह से ये ख़त्म होता जा रहा है। अब इसके बाद न्यूमिस्मैटिक क्या होता है, तो कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसे न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। पंच मार्क्ड का मतलब होता है किसी भी मेटल सरफेस पर अगर आप किसी भी तरीके से पंच या स्टैम्प करके कोई सिंबल बना रहे हैं तो उसे पंच मार्क्ड कहा जाता है। अब हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे चला, इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर कैसे किया, तो आपको पता है ब्राह्मी को किसने डिसाइफर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। उनके पहले जितने भी हिस्टोरियंस हुए, जितने भी स्कॉलर्स हुए, उन सब ने जितने भी इंस्क्रिप्शंस को देखा, अशोकन इंस्क्रिप्शंस को, मोस्टली ब्राह्मी में लिखे हुए थे। ब्राह्मी में लिखे हुए थे तो जो भी स्कॉलर्स हो गए, इंडियन पंडित हो गए, उन्होंने उन चीज़ों को बंगाली और देवनागरी से कंपेयर किया, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। फाइनली जेम्स प्रिंसेप ने उस ब्राह्मी को डिसाइफर किया 1838 में, और फिर लोगों ने उस चीज़ को आगे रीड करना शुरू किया। खरोष्टी को भी किसने किया, खरोष्टी को भी आपके जेम्स प्रिंसेप ने ही क्या किया था, डिसाइफर किया था। इंडो ग्रीक कॉइन्स जो थे उनके साथ उन्होंने उसको रिलेट किया, और फिर जो भी आपके रीडर्स थे उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया कि भाई ये तो खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस हैं। इसके बाद हमें कुछ एविडेंसेस मिले अशोक के पिलर्स के थ्रू। अशोक ने हर चीज़ पर अपने आप को मेंशन किया था, अपना नाम नहीं देकर वहाँ देव नाम पिए या पिया दासी वो यूज़ करते थे। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पर उन्होंने इस तरीके के टाइटल्स को किया, तो हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस में पेलियोग्राफी, एपिग्राफीज, हर चीज़ पर इस तरीके की चीज़ें मिली हैं, और वो अशोक के बारे में बताते हैं। प्रेजेंट डे जो ओडिशा वाला जो रीजन है उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बट इन चीज़ों के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं भाई, इतने पुराने लेटर्स हैं तो वो बिल्कुल एनग्रेव हो गए होंगे, टूट गए होंगे, फूट गए होंगे, कई लेटर्स भी मिस हो सकते हैं, हो सकता है कोई मीनिंग वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन का है वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहा हो, पढ़ने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पाया हो, सही से उसको डिसाइफर नहीं किया गया हो, सही से ट्रांसलेट नहीं किया गया हो, क्या पता